What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. देखिए कितनी शानदार बात बोली गई यहाँ पर। और अगर इस शानदार बात को आप लोग अपने दिल और दिमाग में उतार लेते हैं तो कभी भी आप लोग कोई सा भी एग्जाम वर्ल्ड में क्यों ना देने जाए, आप लोग कभी भी डिप्रेस और फ्रस्ट्रेट फील नहीं करेंगे। क्योंकि ये बात अगर आपके माइंड में बैकग्राउंड में रहेगी तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो सिंगल सीट पेपर है, जो आप लोग कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, वो एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करने वाला है। फ्यूचर हमेशा डिसाइड आप खुद करेंगे। क्योंकि अगर आप लोग किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं, मान लीजिए एक एग्जाम को आप लोग देने गए, उसमें क्लियर नहीं हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ्यूचर खत्म हो गया है। तो कोशिश हमेशा क्या करनी है, कोशिश हमेशा ये करनी है कि एग्जाम को एग्जाम के तरीके से ही देखना है। उसको ये नहीं देखना है उससे सारी चीजें कनेक्ट करके हम लोग रख देते हैं कि यार इससे मेरी लाइफ ऐसे चलने वाली है, इसके बाद में शादी होने वाली है, फिर मेरी लाइफ ऐसे होगी। वो सारी चीजें इतना ज्यादा हम उससे कनेक्ट कर देते हैं ना, जब एग्जाम में बैठते हैं वहां पर क्वेश्चन नहीं घूमते दिमाग में, फिर ये सारी चीजें दिमाग में घूमती है। तो इसलिए पेपर को पेपर की तरीके से देखे, उसे अपनी जिंदगी की तरीके से न देखे और ज्यादा दिल से न लगाए। फिर देखिए आप लोगों को पेपर देने में कितना मजा आता है और किसी की हिम्मत है कि आपको टॉप करने से रोक सके। अगर आप लोग खुले दिमाग से और शांत दिमाग से आप लोग पेपर देने जाते हैं तो आप लोग किसी भी एग्जाम को आराम से क्लियर कर पाएंगे। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, किसी भी पेपर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, आप लोगों को पेपर के ऊपर हावी होना है। ओके, तो आज 13 जनवरी है। नैनो मैगजीन के तहत पहले हम देखेंगे यहां पर योजना, उसके बाद में हम लोग देखेंगे ऑल इंडिया रेडियो, पीआईबी वगैरह क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों के देखे जाएंगे। तो सारा पैटर्न हमारा चलने वाला है इसी तरीके से। आइए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं योजना के आर्टिकल से। देखिए मई महीने की योजना हमारी चल रही है, अप्रैल तक की हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मई महीने कल स्टार्ट की थी, आराम आराम से एक एक वीक में लगभग एक योजना हम लोग निपटा दे रहे हैं। ओके, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं बात की जा रही है स्वच्छ भारत अभियान की। आप लोगों ने देखा स्वच्छ भारत मिशन हमारे यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, तब से लेकर अब यहाँ पर इवेल्युएट किया जा रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान जो चला था उसको कितना आप लोग मानते हैं वो सक्सेस रहा है या फिर सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत बड़ा पोर्शन था इसका ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज, मतलब गांव में जो खुले में सोच करते हैं किस तरीके से हम लोग उनको रोक सकते हैं खुले में सोच करने से, और किस तरीके से उनको समझाया जा सकता है कि अगर खुले में सोच करेंगे तो बहुत सारी बीमारी यहां पर हो सकती है। तो ये सारी बातें भी यहां पर इसके तहत कवर करके चली गई है। और देखिए आर्टिकल में कितनी शानदार तरीके से हेडलाइन ही आप लोग देख सकते हैं कि देखिए स्वच्छ भारत मिशन जो है ना, वो किसी पर्टिकुलर के ये नहीं है कि हर एक की किसी पर्टिकुलर मिशन, किसी पर्टिकुलर ये मिनिस्ट्री या किसी पर्टिकुलर आप लोग गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट ही उसको लेकर चलेगा। हर एक इंसान को इसमें पार्टिसिपेट करना है, हर एक इंसान का बिजनेस है, हर एक इंसान को इसमें इंडल्ज होना पड़ेगा, हर एक इंसान को इसमें घुसना पड़ेगा, तभी जाके स्वच्छ भारत मिशन जो है हम इसको अचीव कर पाएंगे। तो देखिए यहां पर बात क्या कर रहे हैं, उससे पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आप लोग ढंग से चीजों को समझ पाएंगे। क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर देखना है, क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है स्वच्छ भारत मिशन की जो परफॉर्मेंस है। आप लोगों को क्या लगता है जब से स्वच्छ भारत अभियान जो स्टार्ट किया गया है, क्या उसने कुछ फायदा पहुंचाया है या फायदा नहीं पहुंचाया है? ये आप लोग अपने आसपास भी आंखें घुमाकर देख सकते हैं, खासकर रेलवे स्टेशन पर या फिर जो दफ्तर होते हैं, ऑफिस, जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, वहां पर जाकर देख सकते हैं क्या आपको कोई इंप्रूवमेंट वहां पर लगा है। अगर लगा है तो आप लोग अपना खुद का जो आप लोगों ने फील किया है, वो आप लोग जो खुद की फीलिंग है उसको जरूर लिखेगा नीचे कि हाँ कुछ फायदा हो रहा है और आगे और अच्छा बढ़ने वाला है। तो जो भी आपको लगा अपना खुद का एक आंसर देना है आप लोगों को बना के। ओके, आज आप लोगों का रिविजन का क्वेश्चन है यहाँ पर लेक्चर 38 पॉलिटी का, आप लोगों को यहाँ पर जाकर देखना है। वाटर डिस्प्यूट के बारे में बताया गया है यहाँ पर, और इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में जिक्र किया गया है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड किस आर्टिकल के तहत चीजें होती हैं, ये सारी बातें आप लोगों को यहां पर जिक्र किया गया है। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं सारे लेक्चर जो है आप लोगों को नीचे वीडियो के जस्ट नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। और यहां पे पीडीएफ के अंदर भी आप लोगों के लिए लिंक अवेलेबल है, पीडीएफ डाउनलोड कर भी आप लोग देख सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे पीडीएफ कहां से डाउनलोड करें, ये है टेलीग्राम। टेलीग्राम पे जाकर आप लोगों को ऑल इंडिया रेडियो, राज्यसभा या फिर जो भी मुझे अच्छी चीजें लगती है वो सारी यहां पर शेयर कर देता हूं मैं, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। फेसबुक की प्रोफाइल है यहां पर भी अवेलेबल हो जाती है, जहां भी सुटेबल लगे आप लोग चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक बार पूरा नजर आप लोग स्वच्छ भारत मिशन पे डाल लीजिए। देखिए स्वच्छ भारत मिशन की जब बात की जाती है तो 2 अक्टूबर को ये स्टार्ट किया गया था 2014। आज की डेट में हम लोग खड़े हुए हैं 2018 में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि लगभग 4 साल हो गए। 4 साल एक अच्छा पीरियड होता है किसी चीज को इवेल्युएट करने का कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों से पूछा है। तो यहाँ पर 2 अक्टूबर को ये स्टार्ट किया गया था, और आप लोग जानते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर ये टारगेट लगाया गया कि 2 अक्टूबर यहाँ की 2 अक्टूबर 2019 150 एनिवर्सरी है महात्मा गांधी जी की, कि तब तक हम लोग इसको कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहां पर फोकस देकर चला जा रहा है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन भी थोड़ा आप लोगों को याद रखना चाहिए सॉरी। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से अभी ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट बने हैं। तो 3 स्टेट के मैं आप लोगों को बात बताता हूं, यहां नाम बताता हूं। यहां पर
केरला, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो ये 3 आप लोगों को यहाँ पर ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट यहाँ पर मिले हैं अभी। और देखिए आप लोगों को अगर बात पूछे कोई नॉर्थ ईस्ट से, तो नॉर्थ ईस्ट का एक तो नाम मैंने बता दिया आप लोगों को, सिक्किम। अभी लेटेस्ट एक स्टेट और बना था ओपन डेफिकेशन फ्री, वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है ना। चीजों को सर्च कीजिएगा थोड़ा, आप लोग देखिएगा और फिर उसके बाद में बताइए कि नया अभी कौन सा और स्टेट ओपन डेफिकेशन फ्री हुआ है। सिक्किम के साथ में भी एक लेटेस्ट और जुड़ा है कुछ ही दिन पहले, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए टोटली अगर यहां पर देखा जाए, जब इसको स्टार्ट किया गया था तो सेंसस 2011 के हिसाब से यहां पर बातें काउंट की गई थी कि 4041 टाउन हम लोगों को कवर करने हैं और इन सब में ये सारी चीजों पर फोकस देकर चलने हैं। 5 टोटल यहां पर एरिया रखने हैं। एक तो ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है कि खुले में शौच नहीं करना है, मतलब इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बीमारी फैलती है आसपास वाले एरिया में। अगर आप लोग जाकर काउंट करेंगे चीजें, तो उस वाले एरिया में जहां पर ओपन डेफिकेशन फ्री लोग ये काम होता है वहां पर ज्यादा से ज्यादा बीमारी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो टॉयलेट है उसको भी ढंग से, मतलब उसका भी ढंग से एक तरीके से, मतलब टॉयलेट जो होना चाहिए वो फ्लश से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम आप लोगों को टाइम देखने को मिलता है ड्राई लैट्रिन भी यूज की जाती है कई जगह। देखिए रिडक्शन है यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग, मतलब इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं किसी को भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी गंदी गंदी चीजें यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर इंसान बिना कपड़े के यहाँ पर इसमें घुसता हुआ है, तो समझ सकते हैं क्या क्या बीमारी इनको लग सकती है। तो उन सब भी कंट्रोल करने की बात यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो जाता है, तो जो यहाँ पर म्युनिसिपैलिटीज जो रहती है उनके वहां से जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट निकल के आते हैं घरों से, तो देखिए उसके पहाड़ नहीं बनाना है, उसको ढंग से मैनेज करना है, उसको ढंग से खत्म करना है। और सबसे शानदार और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर बिहेवियर में चेंज लाना है। देखिए घर में लैट्रिन बना देने से चेंज नहीं होगा जब तक उसको यूज करना स्टार्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलेगी घर में लैट्रिन तो बना दी गई है पर लेकिन उसको कोई यूज नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है कि कम से कम जब तक बिहेवियर चेंज नहीं होगा तब तक चीजों को सुधारा नहीं जा सकता है। तो इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस दिया गया था। तो इस तरीके से अगर सब इसको सपोर्ट करके चलेंगे तो तभी यहां पर कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। आगे क्या बात यहां पर बोली गई है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत देखिए अब तक यहां पर यह बोला गया, पहले तो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया बस एक आप लोग बोल सकते हैं स्कीम थी है, पर लेकिन आज की डेट में जन आंदोलन बन चुका है। लार्ज और मतलब कम से कम स्केल पर आप लोग देखते हैं, छोटे और बड़े स्केल पर हर एक इंसान यहां पर आज की डेट में इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो चुका है। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली पहले आसपास वाले एरिया में बहुत ज्यादा गंदगी रहा करती थी। नॉर्मली हर एक इंसान मान लीजिए मूंगफली का मौसम आता है तो मूंगफली खाते हैं, सड़कों पर छिलके फेंक देते हैं, पर आज की डेट में वो काफी कम होता हुआ नजर आ रहा है। पहले बहुत ज्यादा रहता था चीजें, आज की डेट में सब कुछ ना कुछ अपना सामान लेकर चलते हैं कि हाँ इसमें डाल लेंगे फिर बाद में फेंक देंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये आदत चेंज हो रही है और वही सबसे बड़ी यहाँ पर रीजन आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर देखा जाए जब से प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च हुआ है तब से लेकर सैनिटेशन कवरेज की अगर बात की जाए तो पहले आप लोग देख सकते हैं जो सफाई और चीजों को ढंग से लेकर चलने वाली बात होती थी, पहले 42% कवरेज था पर लेकिन अब 63% हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं लगभग 20% चीजों में इंप्रूवमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है। ओपन डेफिकेशन में अगर देखा जाए जो टोटल पॉपुलेशन थी 550 मिलियन पॉपुलेशन यहां पर यह माना जाता था कि खुले में शौच करती है इंडिया में, पर लेकिन 4 साल में यह घटकर आप लोग देख सकते हैं 350 के लगभग आ चुका है। तो आप लोग यहां पर भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। लगभग 200 मिलियन लोग आज की डेट में ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक इंप्रूव डायरेक्शन में हम लोग बढ़ रहे हैं। पर लेकिन यहां पर ये अभी ये नहीं बोल सकते कि हम लोगों ने जो अचीव करना था वो अचीव कर लिया है, अभी बहुत कुछ अचीव करना है। आखिर क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी, अगर लैक ऑफ सैनिटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। डायरिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिससे बच्चे बहुत सारा अफेक्टेड होते हैं, खासकर 5 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं। सेफ्टी और डिग्निटी की बात रहती है। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी जो अभी अक्षय कुमार की आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो वहां पर ये सारी बातें दिखाई गई हैं कि किस तरीके से वुमेन अगर खुले में शौच करने जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके की चीज भी आप लोगों को देखने को मिलती है। इफेक्टिव सॉलिड मैनेजमेंट भी होना चाहिए, उसकी भी वरना प्रॉब्लम काफी सारी चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या आती है कि एक कोई पर्टिकुलर एक अकेला इंसान मिलकर यहाँ पर चीजों को नहीं सुधार सकता है। पॉलिटिकल लीडर, सिविल सर्वेंट, इसके अलावा कोई और लीडर, ग्राम के पंचायत लेवल पर वुमेन, सबको मिलकर आके साथ में काम करना पड़ेगा, तब जाकर सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा। तो कहने का मतलब है क्लस्टर अप्रोच अपनानी पड़ेगी, ऊपर से नीचे तक हायरार्की में सबको साथ आना पड़ेगा, तब जाकर यहां पर सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। और देखिए कम से कम हम अपने लेवल पर तो काम कर ही सकते हैं। जो भी आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं कोशिश कीजिए कि मान लीजिए मूंगफली वगैरह खाते हैं, टॉफी वगैरह कुछ भी खाते हैं, बिस्किट का पैकेट आप लोग खाते हैं, तो मान लीजिए उसके रैपर वगैरह है तो उनको सड़कों पर मत फेंकिए, बैग में डाल लीजिए, फिर घर पे जाकर या कहीं भी आप लोगों को डस्टबिन दिखे तो वहां पर डाल दीजिए। कम से कम इतना तो हम अपने लेवल पर भी कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। अब आगे चलते हैं।
नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर इंडिया और इजराइल की टाई के बारे में। तो इंडिया और इजराइल को आप लोग बाद में देखिएगा, पहले आप लोग इजराइल का मैप एक बार देख लीजिए। ये जो गाढ़ा सा लाल यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ग्राउंड कलर का जो भी आप लोग बोले इसको, ये जो है यहां पर इजराइल है, ये आप लोग पूरा यहां पर मैप में देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो छोटा छोटा यहां पर एरिया है, ये तो है गाजा स्ट्रिप और ये हो गया वेस्ट बैंक, इन दोनों को मिलाकर पैलेस्तीन बोला जाता है, ठीक है। यहां पर अगर कैपिटल की बात करें तो यहां पर इजराइल को वैसे नॉर्मली जो ऑल ओवर वर्ल्ड अगर मानते हैं तो वो देखिए सबकी एम्बेसी यहां पर रहती है तल अवीव में, पर लेकिन नॉर्मली इजराइल बोलता है कि मेरी कैपिटल है जेरूसलेम, जिसके ऊपर कुछ दिनों पहले आप लोगों को विवाद भी देखने को मिला था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला कि हम भी अपनी एम्बेसी जेरूसलेम में लेकर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वही कैपिटल है। और ये एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है जहां पर दोनों का लड़ाई रहती है, पैलेस्तीन की भी और इजराइल की भी। तो वो सारी बातें आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर ध्यान में रख सकते हैं। गोलान हाइट आप लोग देख सकते हैं, काफी बार न्यूज में रहती है, ये भी हाँ इसी वाले एरिया में पड़ती है। डेड सी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर डेड सी आप लोग बोले तो वो भी यहीं पर ही पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोग 3 कंट्री के बीच में इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर पैलेस्तीन के बीच में, इजराइल के बीच में और जॉर्डन के बीच में। तो 3 कंट्री के बीच में डेड सी यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो ये बातें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और ऊपर तो आप लोगों को मेडिटेरेनियन सी दिख ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। करेंसी और रहेगी यहाँ पर, यह है इजराइल न्यूज सिकल, ये करेंसी भी आप लोग याद रखिएगा। आखिर ये आर्टिकल किस लिए यहाँ पर आया हुआ है, देखिए अभी जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, वो 14 तारीख से इंडिया की विजिट पर आने वाले हैं। तो 14 तारीख से इनका 18 तारीख तक का प्रोग्राम यहाँ पर रहने वाला है, जिसके तहत कई सारे एरिया में हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो इससे पहले देखिए इजराइल के साथ में हम लोगों ने इजराइल के खिलाफ में जाके यूनाइटेड नेशन ने हम लोगों ने वोट डाली थी, पर इन्होंने बोला कि उसका कोई मतलब नहीं है। तो अभी फोकस किस किस एरिया पे हम लोग देने वाले हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, लगभग $68 मिलियन यहां पर इन्वेस्टमेंट ये करने वाले हैं। और देखिए पूरा यहां पर टीम लेकर आ रहे हैं, 130 लगभग बिजनेसमैन यहां पर आएंगे, जो कि एग्रीकल्चर, वाटर, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ, इन सब एरिया में वर्क करने वाले हैं। इसके अलावा एमओयू साइन होगी यहां पर। एमओयू से मुझे याद आया, मैंने अभी कल एक वीडियो बनाई थी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ये एग्रीमेंट क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, दोनों में ज्यादा डिफरेंस है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये वर्ड आप लोगों को सुनने को मिलता है। तो वीडियो देख सकते हैं, कल ही शाम मैंने वो वीडियो डिस्कस की थी, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ऑयल के फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, प्रोटोकॉल एयरपोर्ट से रिलेटेड, या फिर कोड प्रोडक्शन फील्ड में एक दूसरे के साथ में ये होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदा के फील्ड में। तो इतने सारे एरिया में हम लोग एमओयू यहां पर साइन करने जा रहे हैं, मतलब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग इन फील्ड में रिलेशन। तो काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को आने वाले टाइम में इंडिया और इजराइल के रिलेशन दिखने वाले हैं। बाकी अभी कंट्री में आने वाले हैं, आज आप लोग देख सकते हैं ओनली 13 तारीख है, तो अभी तो कल आएंगे, इसके बाद में भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहां पर जानने को मिलेगी, तो तब इसको अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी आप लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर आप लोग देख सकते हैं, बात की जा रही है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। आप लोग देख सकते हैं कि आज की डेट में हमारी कंट्री में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है पोल्यूशन से रिलेटेड, तो उसी के एवज में यहां पर ये बात की जा रही है। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में यहां पर डिस्कस किया जा रहा है। तो देखिए फोकस किस तरीके से लेकर चलेंगे। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं, एक मीडियम टर्म गोल बनाते हैं और एक लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं। तो 3 गोल हम लोग यहां पर बना के चलते हैं, पर लेकिन एक एक गोल का हम लोगों को क्लियर होना चाहिए कहां पर हम लोग क्या काम करने वाले हैं। तो यहां पर बात की जा रही है अभी फिलहाल मीडियम टर्म गोल की। तो मीडियम टर्म गोल ये लेकर यहां पर चलने वाले हैं कि जो भी यहां पर एयर पोल्यूशन की जहां पर भी प्रॉब्लम रहने वाली है उन पर फोकस किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है मॉनिटर किया जाएगा, जहां आप लोगों को पता होगी प्रॉब्लम तभी तो सोल्यूशन निकालेंगे ना। पहले मॉनिटर किया जाएगा किस किस एरिया में ज्यादा पोल्यूशन है, वहां पे उसको मॉनिटर करने के बाद में फिर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान को लगाया जाएगा कि किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरीके से अबेटमेंट कमी कर सकते हैं हम लोग एयर पोल्यूशन में, ठीक है। तो यहां भी आप लोगों को एक देखने को मिलेगा, एयर पोल्यूशन की जब बात आती है किसी पर्टिकुलर इंसान के कब्जे की बात नहीं है, ये बहुत सारे लार्ज स्केल पर, चाहे एग्रीकल्चर की बात ले लीजिए, इंडस्ट्री की बात ले लीजिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात ले लीजिए, मतलब आप लोग किसी भी सेक्टर की आप लोग यहां पर बात ले सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री की बात ले लीजिए, हर एक एरिया पे सब साथ में आएंगे मिलकर, तभी यहां पर सोल्यूशन निकाला जा सकता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अलग लेवल पे करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर में जो घास फूस जला जाता है उस पर फोकस करना पड़ेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन वाला एरिया है यहां पर फोकस करना पड़ेगा कि मैक्सिमम बैटरी के व्हीकल यूज किए जाए, ना कि जो यहां पर जो ऑयल वगैरह होता है, पेट्रोल डीजल के व्हीकल यूज करते हैं उनको कमी की जाए। तो इस तरीके से यहां पर फोकस दिया जाएगा। और एक तो ये बात हो गई, देखिए सब यहां पर मिलकर काम करेंगे। दूसरी बात, यहां पर मिनिस्ट्री की बात की जा रही है या फिर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सबकी बात की जा रही है। ऐसा तो है नहीं यहां पर
ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री आ जाती है। इसी तरीके से अगर दूसरी मिनिस्ट्री की एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आ जाएगी। तो सारे स्टेट, सारी मिनिस्ट्री, लोकल बॉडीज और इसके अलावा और भी जो स्टेक होल्डर हैं यहाँ पर, हर एक इंडिविजुअल अगर मिलकर यहाँ पर काम करेगा तभी जाकर इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव मीडियम टर्म प्लान बनाने की बात यहाँ पर चल रही है जिससे कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में भी देख सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स को मापा जाता है 0 से 50 तक। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पर इसका अलग अलग आप लोग यहाँ पर कलर भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो जिस जिस कलर का है वो कलर भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बात की जा रही है 0 से 50 ग्रीन सिग्नल दे रखे हैं, मतलब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात की जाती है यहाँ पर 51 से 100 तक की बात की जाती है तो मॉडरेट है, येलो कलर हो गया। यहाँ पर 101 से यहाँ पर बात की जाती है 150 तक तो अनहेल्दी हो गया, यहाँ पर ऑरेंज कलर हो गया। यहाँ पर अगर बात की जाती है 151 से 200 तक की अगर बात की जाती है तो और ज्यादा सीवियर कंडीशन देखने को मिलेगी आप लोगों को, रेड कलर हो गया है यहाँ पर। और 201 से 300 तक की अगर बात की जाए तो वेरी अनहेल्दी हो गया यहाँ पर ये आप लोगों को पर्पल कलर देखने को मिलता है। और 301 से यहाँ पर 500 तक अगर देखेंगे तो ये तो बिल्कुल कहानी खराब हो चुकी है, आउट ऑफ द रेस चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैरून कलर देखने को मिलता है। और मैक्सिमम जो सिटीज है, दिल्ली हो गया, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं आप लोगों को इस रेंज में देखने को मिलती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम कितनी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। इस सब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम बनाया गया ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम आगे फेस न करनी पड़े और जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो यही बात है कि इसलिए यहाँ पर इस तरीके के प्रोग्राम पर फोकस दे रखा है। तो आप लोग यहाँ पर इंडिकेटर याद रखना है, ये भी याद रखना है। और कलर भी कई बार पूछ ले जाते हैं, मतलब मैचिंग में आ जाता है कि इसको मैच कीजिए, ठीक है। नॉर्मली एक दो तो आप लोग समझ सकते हैं कि ग्रीन सिग्नल हो गया तो इसका मतलब सही है। तो ग्रीन का थोड़ा सा कलर हो रहा है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे चेंज करें तो येलो बन जाता है। तो एक दो तो रेड कलर आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन अगर बात करें ऑरेंज की, पर्पल की और मैरून कलर की तो इन पर आप लोगों को थोड़ा सा फोकस देना पड़ेगा याद रखने के लिए। तो थोड़ा सा इस पर आप लोग फोकस देकर जरूर चलिएगा। बात करते हैं पोंगल फेस्टिवल की, तो इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। फेस्टिवल्स आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं। तो पोंगल फेस्टिवल सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सेलिब्रेट किया जाता है सदर्न इंडिया में। मतलब आप लोग देख सकते हैं जो तमिलनाडु वाला एरिया हो गया खासकर, वहां पर फोकस दिया जाता है। तो इसके अलावा आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो डेडिकेटेड रहता है ये सन को रहता है, गॉड सन, ठीक है। और आप लोगों को देखिए इसके साथ में आप लोग एक फेस्टिवल और याद रख सकते हैं जो कि बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है मैक्सिमम, आप लोग देख सकते हैं। तो वो वाला फेस्टिवल भी आप लोगों को याद रख सकते हैं, उसको बोलते हैं छठ पूजा। तो कई बार आप लोगों से लोकल फेस्टिवल पूछ ले जाते हैं इस तरीके से और मैच करने के लिए आता है कि किस एरिया में सेलिब्रेट किया जाता है। दुर्गा पूजा हो गई, कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? वेस्ट बंगाल में। गणपति जो गणेश सेलिब्रेट फेस्टिवल है वो महाराष्ट्र में। तो कम से कम लोकल एरिया के कुछ जो फेमस फेस्टिवल है आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टेट का नाम देकर कई बार उनके सामने पूछ लिया जाता है कि ये फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। और देखिए नॉर्मल आप लोगों को सेलिब्रेट करते हुए जो फेस्टिवल दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर पोंगल की बात की जाती है तो ये सूरज को नमस्कार करते हैं, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से सूरज को डेडिकेट करते हैं। पर लेकिन जो छठ पूजा की बात करते हैं ना, वो हमेशा वो सूरज जब छिपने वाला होता है तो वो एक ऐसा फेस्टिवल है जो छिपते हुए सूरज को सलाम किया जाता है वहां पर। तो ये उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहां पर आप लोग देख सकते हैं टाइम पीरियड आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर 13 से लगभग 16 जो जनवरी है अभी ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सब फैमिली आगे आपस में मिलकर डांस वगैरह करते हैं। कई सारी यहाँ पर अच्छी अच्छी डिश बनाई जाती है, मिला के यहाँ पर राइस चावल मिल्क वगैरह अच्छे से यहाँ पर चीजों को सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे एक दूसरी बात ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, मतलब एक तरीके से जब फसल कटाई होती है तो उसके रूप में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं आप लोग से, छोटी छोटी बातें यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन बना देती है इससे। और ये जो एसएससी वगैरह और बैंकिंग में वैसे पूछ लिया जाता है कि कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, क्या टाइम पीरियड होता है, लगभग मंथ पूछ लेते हैं। जनवरी के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, फरवरी में। ज्यादा डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, पर कम से कम मंथ का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस तरीके से छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखेंगे तो चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। और इसी तरीके से हम अगर 4 ऑप्शन मान लीजिए आप लोगों को वहां पर दे दिए हैं तो 4 ऑप्शन में से आप लोग एक ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा सा फोकस देकर इस पे जरूर चलिएगा आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर रेणुका लेक के बारे में। तो आप लोगों को नाम से पता लग रहा है कि किसी औरत का नाम है, किसी लड़की का नाम है। तो यहाँ पर जो ये औरत है ये रेणुका जी हैं और ये परशुराम जी की माता जी थी, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर यहाँ पर रेणुका लेक का नाम पड़ा हुआ है। परशुराम जी तो आप लोग जानते ही होंगे, परशुराम जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता था। और एक टाइम ऐसा हुआ कि धरती पर, देखिए धरती पर नॉर्मली इंसान क्या होते हैं, जो राजा होते हैं वो यहाँ प्रजा को ठीक करने के लिए होते हैं, मतलब प्रजा की देखभाल करने के लिए होते हैं। पर लेकिन एक बार ऐसा यहाँ पर देखने को मिला
कि धरती पर जो राजा रजवाड़े थे उन्होंने अपनी पावर का गलत यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो उस टाइम पर उनको रोकने के लिए यह माना जाता है कि इन्होंने क्षत्रियों का नाश कर दिया था। जो जो भी यहां पर इस तरीके की हरकतें किया करते थे, तो इन्होंने अपना जन्म लिया था, मतलब विष्णु ने यहां पर परशुराम जी के फेस में अपना जन्म लिया था और इन्होंने यहां पर सबको मारा था जिसने भी यहां पर अपनी जो ताकत है उसका गलत यूज किया था। ये बातें हमने इसके बारे में आप लोगों ने स्टोरी भी सुनी होगी। तो रेणुका लेक के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है और यहां पर एक तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं एज ए लायन सफारी भी, और जू भी यहां पर है, इसके लिए भी ये थोड़ा फेमस है। ओके, तो कुछ बातें हैं जो आप लोग यहां पर पता होनी चाहिए। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, इसका नाम रेणुका लेक का इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पर ये जो शेप है इस लेक की, जिस तरीके से औरत का जो बॉडी की शेप होती है उसी तरीके यहां पर इस लेक की शेप देखने को मिलती है। और अगर पुराणों के हिसाब से माने तो परशुराम जी का जन्म यहीं पर हुआ था, जिनको बोला जाता है सिक्स्थ इनकारनेशन ऑफ द विष्णु जी। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पता होती रहती है ना, तो फिर माइंड में चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो इस तरीके से थोड़ी परशुराम जी की स्टोरी आप लोगों को पता रहेगी तो आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। अगर कभी रेणुका का नाम आता है कि इस तरीके से थी, हाँ परशुराम जी की माता जी थी, तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा फोकस जरूर दीजिएगा। और फादर का नाम याद रखना चाहे तो फादर का भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पर, जमदागिनी। तो ये से एक जमदागिनी थे, इनकी वाइफ थी ये, और जो मदर थी परशुराम जी की। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्सिस बैंक के लिए, खासकर ये बैंकिंग में इसलिए कवर कर रहा हूं, यहाँ पर जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं आरबीआई के दूसरे एग्जाम की, तो वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन इससे निकलकर आ जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए एक तरीके से बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, फाउंड जो किया गया था 1993 में किया गया था। ठीक है, जब इसका नाम हुआ करता था यूटीआई बैंक, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया, फिर इसको उस टाइम पर बोला जाता था यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई में, महाराष्ट्र में आप लोगों को देखने को मिलता है। और टैगलाइन जरूर याद रखिएगा, टैगलाइन जो पीछे के मैं बैंक अब तक कवर कर चुका हूं 2-3, उनकी भी टैगलाइन नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए मैं फिर से बोलता हूं, रिवीजन जरूर करते रहिए साथ साथ में, तो फायदा रहेगा, वरना चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। ठीक है, टैगलाइन देखिए कितनी शानदार है, बढ़ती का नाम जिंदगी। तो इस तरीके की टैगलाइन आप लोगों को वैसे भी याद रखनी चाहिए। तो इस तरीके की टैगलाइन तो वैसे आप लोग सामने भी आप लोग लिख सकते हैं मोटिवेट होने के लिए। ठीक है, तो आज की डेट में जो की आदमी है, जो यहाँ पर की इंसान है यहाँ पर, जो यहाँ पर आज की डेट में इसको चेयर करके चल रहे हैं, एमडी और सीईओ जो यहाँ पर है ये सीका शर्मा है, और जो यहाँ पर चेयरमैन है वो है संजीव मिश्रा। देखिए बाकी ये एरिया में वर्क करते हैं, क्या क्या इसके प्रोडक्ट है, क्रेडिट कार्ड वगैरह, कंज्यूमर बैंकिंग वगैरह, कॉर्पोरेट बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सारे एरिया जो भी है ये कवर कर चलता है। ये सब इतना ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइमलाइन वगैरह, हेडक्वार्टर वगैरह, ये 2-4 चीजें आप लोग याद रख सकते हैं। बैंकिंग में इस तरीके की बातें कई बार पूछी जाती हैं, तो कम से कम ये वाला एरिया आप लोगों का कवर होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं ऑल इंडिया रेडियो के तहत हम लोग क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो बात दे रखी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक कमेटी सेटअप की गई है, तो कमेटी देखेगी जैसे कि मान लीजिए कहीं पे पोल होने वाले हैं, ठीक है ना, कहीं पे इलेक्शन होने वाला है, तो वहां पर क्या रहता है कि 48 घंटे से पहले क्या क्या चीजों को वहां पर कवर करके चलना है, किस तरीके से चीजों को कंट्रोल करना है। खासकर फोकस दिया जाता है मीडिया पे, कि मीडिया कोई ऐसा र्यूमर न फैला दे कि हाँ ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है, उसकी वजह से देखिए पोल की जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है। तो मीडिया को रेगुलेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिप्टी इलेक्शन कमीशन उमेश सिन्हा के अंडर में एक कमेटी सेटअप किया, 14 मेंबर कमेटी। ये देखेगी कि मीडिया का क्या इंपैक्ट पड़ता है इलेक्शंस के ऊपर, और इसके अलावा यहां पर ये भी चेक करेगी कि कितने टाइम पहले तक यहां पर चीजों को कंट्रोल करना चाहिए और किस तरीके से यहां पर उसको रेगुलेट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखिए पिक्चर में आएगा यहां पर निकल के फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर पूरा वीडियो बना चुका हूं, जाकर नीचे आप लोग सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा पॉलिटी की। ठीक है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी यहां पर ये देखा जाएगा कि किस तरीके से उसको चेंज किया जा सकता है। तो सारा ओवरऑल सजेशन यहां पर निकल कर आएगा। कमेटी का नाम जरूर याद रखिएगा यहां पर, उमेश सिन्हा। ठीक है, तो इसके अंडर में कमेटी सेटअप की गई है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर 3 मेंबर कमेटी सेटअप की गई है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, जस्टिस एसएन ये ढींगरा के अंडर में। ये क्या देखेगी 1984 में, जो 1984 में दंगे हुए थे जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी, उस टाइम पर बहुत सारे केसेस यहां पर निकल के सामने आए थे। तो 186 यहां पर केसेस देखेगी जो यहां पर दंगे के केस थे, और उनको यहां पर एनालाइज किया जाएगा और फिर उसके बाद में अपना सजेशन देगी। यहां पर लगभग 2 महीने इस कमेटी को यहां पर दिए गए हैं टाइम पीरियड, ताकि ये चीजों को अच्छे से यहां पर देख सके क्या सही काम हुआ है और क्या गलत काम हुआ है, और उसके बाद में यहां पर सजेस्ट कर सके। नेक्स्ट बात की जा रही है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में आप लोगों को एक बात पता है, हम हमेशा ये बोलते हैं कि टेररिज्म और टॉक जो है एक साथ साथ नहीं चल सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कि यहां पर बात ही नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है ना, तो हम टेररिज्म पे कम से कम बात तो कर सकते हैं ना कि किस तरीके से कंट्रोल करना है, तो उसी के बारे में जिक्र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक अंदेशा सताया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में हम लोग यहां पर बात करते हुए नजर आएंगे इंडिया और पाकिस्तान आपस में कि किस तरीके से टेररिज्म को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर बात की जा रही है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बारे में। तो
इंडिया को बोला यूनाइटेड स्टेट ने कि हम वर्क कर रहे हैं अपने पार्टनर कंट्री के साथ में मिलकर कि किस तरीके से इंडिया को मेंबरशिप दिलाई जाए जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है उसके तहत। देखिए बार बार हमारी एंट्री यहां पर रोक देता है चाइना, उसकी वजह से हम लोग यहां पर एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का जो गठन किया गया था वो 1975 में किया गया था, और यहां पर सबसे बड़ी बात यही होती है कि किस तरीके से कंट्रोल करना है जो न्यूक्लियर वेपन को, और एक तरीके से सही लेवल पर यहां पर ईंधन के तौर पर यहां पर न्यूक्लियर का यूज करना है, जो भी इस तरीके के जो यूरेनियम वगैरह इस तरीके जो इस तरीके के तत्व होते हैं उनका किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पूरा फोकस उसी पर रहता है यहां पर, मतलब एनर्जी के तौर पर यहां पर यूज किया जाए, ना कि वेपन के तौर पर। तो ये बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में लगभग 12 लोग मारे जा चुके हैं। देखिए बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने क्या किया है, जो वहां पे शराब पिए, दारू पिए, जो वहां की लोकल दारू होती है। देखिए ये चीजें आप लोग अवेयरनेस फैला सकते हैं इस तरीके की एक्टिविटी से, ताकि लोगों को बचाया जा सके। और ये सारी चीजें जब भी देखता हूं ना बहुत ज्यादा दुख होता है, मतलब कैसी कैसी हरकतों से इंसान मारे जाते हैं। मतलब ये तो बिना बात की डेथ हो गई ना। एक तो हो गया कि यहाँ कुछ काम करते करते मर गए तो समझ में आता है, मतलब ये तो क्या बोला जाए इसके बारे में। तो आप लोग कम से कम अवेयरनेस फैला सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो यहां पर आप लोग 2 नाम जरूर याद रखिएगा, एल सरिता देवी जिनके ऊपर बैन भी लगा हुआ था, ये नाम कई बार पूछ ले जाते हैं, मैच करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरी यहां पर सोनिया लातर, तो इन दोनों के नाम आप लोग याद रख सकते हैं। बोंकी ये यहां पर बॉक्सिंग से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट फाइनल की तरफ को ये बढ़ चुकी हैं, ठीक है। तो फिर से देखिए जीतती हैं क्या करती हैं, इनको ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। तो जो भी हो पाता है वो तो आप लोग बाद में देख ही लेंगे। 3 काफी इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पहला है भारत नेट के बारे में, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। दूसरा यहां पर थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन मैंने उठा लिया है, ये यहां पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, ठीक है। तो कौन कौन सी मिनिस्ट्री इनके पास में थी। तीसरा है यहां पर ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, आर्टिकल 35A, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग फोकस दीजिएगा। तो तीनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया कीजिए, ओके। तो जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, तो चीजों को जरूर मतलब आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए। पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था यहां पर कि देखिए जो हमारा यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल यहां पर ओशिनोग्राफी को स्टैब्लिश करने की बात की गई थी हैदराबाद में। तो ये तो आप लोगों को याद रखना है, पर लेकिन किसके साथ में मिलकर की थी, ये यहां आप लोगों के लिए क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन है यहां पर यूनेस्को के साथ में, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड द कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ में मिलकर ये सेंटर यहां पर स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कौन सा इंडिजिनियसली डेवलप यहां पर नहीं है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां पर यूनानी यहां पर इंडिजिनियसली डेवलप नहीं है। ये आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा साउथ और सेंट्रल एशिया में, ठीक है। तो वहां से ही हमने पत्ती यहां पर अपनाई है, हमारे यहां पर जो आयुष का जिक्र आप लोग सुनते हैं। तो आगे आप लोग नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन था ये था रेलवे सेफ्टी कमीशन के बारे में आप लोगों से पूछा था। ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन जरूर याद रहे, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जी हाँ, जो मिनिस्ट्री जहाज रानी मिनिस्ट्री आप बोल सकते हैं, उस मिनिस्ट्री के अंडर में ही आता है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में ही आता है, जो कि सब कुछ यहां पर कंट्रोल कर सकते हैं। रेलवे के बारे में भी, और कुछ दिनों तक यहां पर मेट्रो के बारे में जिक्र किया जा रहा था, तो वो भी इसी के अंडर में काम कर रहा है, पर लेकिन उसके लिए अलग कमीशन बनाने की बात चल रही है। तो देखो कब तक वो बना पाते हैं, पर लेकिन अब तक सारी चीजें कंट्रोल इसी के द्वारा की जा रही है। तो ये सारी बातें आप लोग जरूर याद रखेगा, कंफ्यूजन में नहीं आना है बिल्कुल भी, ओके। तो देख लेते हैं एक बार हम लोगों ने आज क्या क्या कवर किया है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, फिर आप लोगों को यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन की बेसिक चीजें आप लोगों को जानने को मिली और किस तरीके से यहाँ पर ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिली। ओपन डेफिकेशन फ्री चीजों के बारे में जाना, और मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों को बताना है नेक्स्ट स्टेट कौन सा आ गया ओपन डेफिकेशन फ्री। क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को देना है, तो क्वेश्चन का आंसर देते रहिए जिससे कि आप लोग अच्छे से कनेक्टिविटी बना सके। इसके अलावा आप लोगों को रिवीजन करना है यहाँ पर पॉलिटिका रिवीजन जरूर करिएगा। पॉलिटिकल लेक्चर का लिंक आप लोगों को सारे वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, चीजों को शेयर भी कर दिया कीजिए फेसबुक वगैरह पे, ओके। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर देखा कि इंडिया और इजराइल की टाई के बारे में और किस किस फील्ड में हम लोग वर्क मिलकर करने वाले हैं। इजराइल को हम लोगों ने मैप में भी निहारा कि कहां पर इजराइल पड़ता है और किस तरीके से क्या क्या आस पास में कंट्री है। इसके बाद में हम लोगों ने देखा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में, किस तरीके से एक मिड टर्म प्लान यहां पर आने वाला है और सब मिलकर यहां पर वर्क करने वाले हैं। यहां पर हम लोगों ने एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में भी जाना, क्या क्या कलर होते हैं, क्या क्या रेंज होती है, वो सारी चीजें भी हम लोगों ने यहां पर जानी, और हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो भी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर देखा पोंगल के बारे में, कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है और किस तरीके से यहां पर ये फेस्टिवल है, वो सब चीजें हम लोगों ने जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर देखा रेणुका लेक के बारे में, और रेणुका लेक के साथ में हम लोगों ने परशुराम जी के बारे में भी जाना, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, ये हम लोगों ने देखा यहां पर। इसके अलावा हम लोगों ने देखा यहां पर एक्सिस बैंक के बारे में, प्राइवेट बैंक है, इसकी टैगलाइन वगैरह, हेडक्वार्टर वगैरह, वो सारी बातें हम लोगों ने यहां पर जानी। नेक्स्ट जो पोर्शन था हमारा ऑल इंडिया रेडियो के बारे में हम लोगों ने देखा, यहां आप लोगों ने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से
जो डिप्टी कमिश्नर के अंडर में उमेश सिन्हा की कमेटी देखी। इसके अलावा एस.एन. ढींगरा के अंडर में 1986 के दंगों को यहां पर देखने के लिए कमेटी सेटअप की गई है। इंडिया और पाकिस्तान के बारे में जाना, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर देसी लिक्कर के बारे में थोड़ा देखा। नेक्स्ट इसके अलावा हम लोगों ने देखा बॉक्सिंग के बारे में, वुमेन बॉक्सिंग के बारे में। तो ये था पोर्शन। इसके अलावा मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे, तीनों क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। और ये था आप लोगों का क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछे थे उसका आंसर। ओके, तो देखिए अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कर दिया कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपने आसपास सफाई रखिए और पेड़ पौधों को सेव कीजिए और चीजों को शेयर भी कर दिया कीजिए। बाकी सारी चीजें आप लोगों को नीचे टेलीग्राम पर मिली जाती हैं। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के जस्ट नीचे मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। और देखिए नेक्स्ट जो है आप लोगों का संडे है, तो संडे को एंजॉय कीजिए अब। और संडे के साथ में आप लोगों को एंजॉय करने के साथ में रिवीजन भी करना है, तो रिवाइज जरूर कीजिएगा। जो भी ओल्ड लेक्चर आप लोगों ने अब तक देखे हैं तो सबको रिवीजन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।